आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त स्पेशल रिपोर्ट का है। जी हां, कोरोना की तेज बढ़ती रफ्तार ने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक तो वो रफ्तार बेकाबू हो रही है, दूसरी तरफ आज आप राजधानी के एक मार्केट से ये शो हमारा देख रहे हैं। देखिए, लोग अब कम जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन शुरू में हमने जिस तरह की भीड़भाड़ पिछले दिनों देखी थी, जिसकी वजह से बेरफ्तार कोरोना के मामले बढ़ते चले गए। अब हालात ये है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, पूरा अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती हुई दिख रही है। शहर दर शहर तमाम जगहों पर अगर आप देखेंगे तो हालात बेकाबू हो रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच ये सवाल उठता है कि कुछ राज्य सरकारों ने अब जाकर फैसला जरूर लिया है, देर से ही सही, मिनी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू का, लेकिन क्या इन फैसलों से कोरोना के मामले नियंत्रित होंगे? 2 दिन में 2 लाख से ज्यादा की, लगातार दूसरे दिन 1000 से ज्यादा सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस, शमशानों में जलती चिता। जी, हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। कहीं ऑक्सीजन खत्म हो गई, कहीं अस्पताल में बेड खत्म हो गई। लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है, उसका अंदाजा उन परिवारों से पूछो जिन्होंने अपनों को खोया। कोरोना को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है, उसका अंदाजा उन आंकड़ों से समझिए जो रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश का कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर, तस्वीरें ज्यादा जुदा नहीं है। सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है और कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। बिगड़ते हालात के बीच आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के डॉक्टर से मुलाकात की और मौजूदा हालात को समझने की कोशिश की। I think the greatest problem at this point is manpower. It is not only the nurses, the resident doctors. In my department itself, there are nearly 18 of them who are positive, doing home isolation, and we are running the whole emergency. I would like to make a small request. All posts which are lying vacant at various positions, maybe at the level of faculty or residents, at least those posts which are sanctioned can be filled at this stage so that we will have extra pair of hands. इस बीच वैक्सीन की कमी को लेकर उठ रहे सवालों से सरकार ने इनकार कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक बार फिर कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वैक्सीन देश ने डेवलप की है और भी वैक्सीन को लाने का प्रयास हो रहा है। 11-12 करोड़ के बीच में जो है हमारा नंबर वैक्सीनेशन का हो गया है, उसको भी और तरीके से स्पीड अप करने के लिए प्रयास हो रहा है। किसी भी प्रकार की किसी चीज़ की कोई शॉर्टेज नहीं। जो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन करती हैं उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को एनहेंस करने के लिए कहा गया है और उन्होंने उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम शुरू किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सारे देश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को सख्त इंस्ट्रक्शन की गई है कि रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अगर होर्डिंग कर रहा है या कोई भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सजा है वो उसको देनी चाहिए। देश भर से आ रही ऑक्सीजन की समस्या को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की, जहां 12 सबसे अधिक केस लोड वाले प्रदेशों से आ रही ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि केंद्र और राज्य नियमित संपर्क में है। ऑक्सीजन की अनुमानित मांग को पूरा किया जा रहा है। 20 अप्रैल, 25 अप्रैल और 30 अप्रैल को आई अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 12 राज्यों को 4880 मीट्रिक टन, 5619 मीट्रिक टन और 6593 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित किया गया। इस बीच दिल्ली का हाल बेहाल है, जहां कोरोना लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। कोरोना के हालात को देखते हुए एलजी और केजरीवाल ने आज बैठक बुलाई। वहीं आज रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड का कर्फ्यू लगने वाला है। दिल्ली में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सख्त पाबंदी जारी रहेगी। जरूरी सेवाएं छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक रहेगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के सिनेमा हॉल में 30% दर्शकों की इजाजत दी गई है। एक जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार लगेगा। रेस्तरां में बैठकर खाना बैन है, सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा होगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी है। दिल्ली में 16,000 से ज्यादा केस रोजाना आ रहे हैं। कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़े हैं कि अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन कम पड़ने लगे हैं। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के बाहर की तस्वीरें देखिए। स्ट्रेचर पर बीमार बुजुर्ग, महिला को खुद खींचते परिजन, रिक्शे से अस्पताल के चक्कर काटती मरीज। सरकारें दावा करने में लगी है ऐसी कोई किल्लत नहीं,
लेकिन साफ दिख रहा है असली तस्वीर वैसी नहीं है। सरकार कह रही है दिल्ली में बिस्तर की कमी नहीं है, फिर लोग भटक क्यों रहे हैं? उसकी वजह बताता है दिल्ली सरकार का ये ऐप, जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि 15,700 कुल बेड हैं, जिसमें 4,429 बेड अभी खाली हैं। लेकिन जैसे ही आप नीचे वाले कॉलम पर जाएंगे वहां पर दिखाएगा 3,884 बेड है, जबकि 485 बेड ही खाली हैं। यानी जिन लोगों को ज़रूरत है वो ज़्यादातर ऐसे बेड हैं जो आईसीयू बेड होते हैं, और वो 500 से भी कम पूरी दिल्ली में इस समय मौजूद हैं। और यही वजह है कि लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। जो ज़्यादा सीरियस हैं उन्हें वेंटिलेटर चाहिए, आईसीयू बेड चाहिए, लेकिन उसकी जो उपलब्धता है वो कम दिखाई पड़ती है। और यही वजह है कि लोग भटक रहे हैं, सहारा ढूंढ रहे हैं, ऐसा कोई ढूंढ रहे हैं जो उन्हें बिस्तर दिलवा सके। अब केजरीवाल सरकार के दावों पर सियासत तेज हो गई है। कोरोना के दूसरे कहर में दिल्ली की हालत बहुत खराब है दोस्तों। उसकी कल्पना हम आप इस समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, इस पर गंभीर होने की बजाय अभी भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी अच्छाई बताने में या अपना चेहरा चमकाने में लगी हुई है। कोरोना के कहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पाबंदियां लागू की है, लेकिन कोरोना की रफ्तार पर कब ब्रेक लगेगा ये कहना मुश्किल है। राजधानी के अस्पतालों का हाल बेहाल है, ऐसे में सावधानी सबसे बड़ा इलाज है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य की चर्चा हो रही है तो वो है महाराष्ट्र। जी हाँ, वहां पर मिनी लॉकडाउन लगभग उसका ऐलान कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके परिस्थितियां पिछले 2 दिनों में सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं गुजरात देखिए, वो जैसे कोरोना का नया ठिकाना बन गया है। पहली लहर हो या फिर दूसरी लहर, महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया। पिछले साल के जख्म अभी भरे नहीं थे कि इस बार कोरोना का हमला और तेज हो गया। राज्य में पाबंदियों का आज दूसरा दिन है, लेकिन हालात अभी काबू में नजर नहीं आ रहे। मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर दवाइयों तक की समस्या में महाराष्ट्र की हालत बिगड़ गई। अभी ऑक्सीजन महाराष्ट्र में जितना उत्पादन होता है वह हम पूरा 1500 टन मेट्रिक टन हम 100% इज यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस। वो हमारे को कम पड़ रहा है, और इसलिए हमने कल मीटिंग लेके ऐसा भी कहा है कि लिक्विड ऑक्सीजन पे सिर्फ निर्भर न रहते हुए 2 अलग अलग तरीके से हम काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हर रोज 60,000 के करीब कोरोना केस आ रहे हैं, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा 8,000 से ज्यादा है। वहीं नागपुर में 6,000 के करीब नए मरीज मिल रहे हैं। मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा है तो अस्पतालों में मरीजों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही। अस्पताल के हालातों का जायजा लेने पहुंची आज तक की टीम। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। मुंबई में करीब 150 कोविड अस्पताल हैं, जिसमें से कई जंबो फैसिलिटीज भी हैं जहां पर कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। हम ऐसी ही एक फैसिलिटी में मौजूद हैं। मुंबई के सबर्बन इलाके गोरेगांव में नेस्को जंबो कोविड सेंटर बनाया गया है। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, 5 स्टार होटल जैसी सुविधा यहाँ पर आपको मिल रही है। क्या आपने सोचा था प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के डायरेक्टली आप नहीं आए? नहीं, यही आने के लिए सोचा था, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है बीएमसी के ऊपर, और जो सुविधाएं वो लोग दे रहे हैं पब्लिक के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अभी भी एक पेशेंट है जो 6 लीटर्स पर मिनट के ऊपर ऑक्सीजन का लेवल उनका चालू है, और ऐसे बोला गया है कि अभी वो लास्ट सिलेंडर है, अगर उनको नहीं मिला तो बोल नहीं सकते कि उनका क्या होगा इधर ऐसे। और इवन आईसीयू में भी पूरा हमारा सब बेड्स फुल है। एक और कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी ओर पाबंदियों ने दुकानदारों की हालत बेहाल कर रखी है। एक बार फिर मजदूरों के पलायन का सिलसिला शुरू हो गया है। रेलवे स्टेशनों में लंबी कतारें लगी हुई हैं। गुजरात के हालात भी कुछ जुदा नहीं है। राज्य का हाल अपनों को खो देने वाले लोगों के दर्द से समझा जा सकता है। फोन आता है बराबर, मैं एक्चुअल सही हूँ, और सुबह में रजा देने वाले, और सुबह में 5 बजे फोन आता है एक्सपायर हो गया। वो इसको क्या करने का, ये कैसे हो सकता है? 5 बजे फोन आया, बोले एक्सपायर हो गया। 8 बजे बात किया, बस सही है, सुबह में रजा दे देंगे। बातचीत किया तो ऐसी कौन सी दवा, काम ही नहीं कर रहा, बिल्कुल दवा नहीं कर रहे, तो क्यों हॉस्पिटल चला रहे हैं? बिल्कुल, इससे तो अच्छा बोलता घर पे मर जाओ,
घर पे मर जाओ ऐसा बोल दो तो कोई पेशेंट यहाँ लावे नहीं और दूसरे पे बीमार ना पड़े। मौत का मालंजा करते भाजपा सरकार। ये अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के मोर्चरी वाला इलाका है। कतार में एम्बुलेंस लगी हुई है तो लोगों का हुजूम भी है। ये सब बारी बारी से अपने परिजनों के शवों का इंतजार कर रहे हैं। ये जो तमाम सारे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपनों को खो चुके हैं। नम आंखों से अपनों के मृत शरीर, पार्थिव शरीर को लेने आए हैं और उसके लिए जो आप लाइन देखेंगे, ये तस्वीरें हृदय विचलित करती हैं। ये अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है और ये जो लोगों की भीड़ है, ये अपनों का पार्थिव शरीर लेने के लिए आए हैं। यहाँ एम्बुलेंस की लंबी लाइन लगी है, वेटिंग चल रहा है। हमें बताया गया कि 17 वेटिंग तक थी सुबह। लोग 7 बजे 6 बजे से आए हुए हैं ताकि जो अस्पताल में एडमिट थे, जिनकी मौत हो गई है, और अब कम से कम उनका पार्थिव शरीर वो ले जा सके। राज्य में शहर के नाम बदल जाते हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। हमारा भाई 2 कलाक में भी वो लेना आया, ऊपर से घड़ी वाले तपास करी, घड़ी जगह फोन किया पर कोई जगह नहीं कि कोई जगह बेड खाली नहीं। गुजरात के बनासकांठा जिले के पालमपुर के सिविल अस्पताल में 2 घंटे से ज्यादा की जद्दोजहद जिंदगी पर भारी पड़ गई। कोरोना पॉजिटिव शख्स ने कार में ही दम तोड़ दिया। आरोप है कि बेड की कमी की वजह से बीमार शख्स को अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाया। कोरोना की इस दूसरी लहर में गुजरात में मेडिकल सिस्टम के हालात इतने खस्ता हो चुके हैं जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो मरीज है, मरीज को भी एडमिट होने में थोड़ा वक्त लगता है, यानी 1 से 1.5 घंटे का जो वक्त है वो लगता है। एम्बुलेंस जो है वो 3 से 4 घंटे के ऊपर जो घर है, परिवार वाले हैं, उनके पास पहुंचती है। वडोदरा में भी मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ तो सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में सबसे बड़े देवदूत डॉक्टर्स बने हैं, जो इन हालातों में दिन रात अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी कई समस्याएं हैं। पिछले 6 महीनों में और आज की तारीख में कितना फर्क है? नहीं, पिछले 6 महीने में पेशेंट बहुत कम थे, अभी 1 महीने से बढ़ गए। पहले जनवरी फरवरी में पेशेंट बहुत कम थे। पॉजिटिव में जाते थे तो किट पहन के जाते थे हम। कभी डर भी होता है कि कई सारे लोग जिनको टीका लग गया है और वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। कितने लोग जो कोविड हुआ था जिनको पिछले साल, उनको फिर से हो रहा है? मुझे 2 बार तो नहीं हुआ है, लेकिन जो 2 बार वैक्सीन ले चुके हैं उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। एक हमारे डॉक्टर है, उनको 3 बार कंटिन्यूअसली हो चुका है। 3 बार? अगर गुजरात में कोरोना केस की बात करें तो कल यहां 8,152 नए केस आए थे। 24 घंटे में 81 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। गुजरात में एक्टिव केसों की संख्या 44,298 पहुंच गई है। गुजरात, सूरत, राजकोट यहाँ के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। राज्य बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। कोरोना की दूसरी लहर में सिस्टम चरमरा गया है। ये एक अलार्म है और सवालिया निशान भी स्वास्थ्य सेवाओं पर, अस्पतालों के इंतजामों पर और लापरवाही कर रहे इंसानों पर। महाराष्ट्र और गुजरात की आपने रिपोर्ट देखी, अब आपको जरा उत्तर प्रदेश के हालात दिखाते हैं। यहाँ पर भी हालात बहुत खराब हो रहे हैं। 27,000 मामले एक दिन में आना। लेकिन दूसरी तरफ आप लखनऊ शहर देखिए, यहाँ पर तो 6,500 केसेस आ गए हैं। अस्पतालों के हालात खराब हैं। कब्रिस्तान में कब्रें खोदी जा रही हैं, शमशान में चिताएं जलाई जा रही हैं। आंसुओं का सैलाब है। शहर जैसे इन चीखों से हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। नहीं है, एक ही बहाना, बस बेड नहीं है हमारे पास, खाली नहीं है बेड। लाचारी, गुहार, हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। आंखों में आंसू और रुंधे गले से आ रही इस आवाज में वो सब कुछ है जिसे सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाएगा। इस आवाज में अपनों को खोने का दर्द है, भाई को ना बचा पाने की लाचारी है और सबसे ज्यादा गुस्सा है उस सिस्टम को लेकर जिसकी असलियत कोरोना काल में सामने आ गई। कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। देश पर कोरोना वायरस का दूसरा हमला इतना तेज और घातक है कि मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उनका इलाज मुश्किल है। सबसे ज्यादा मुसीबत यूपी जैसे राज्यों में हो रही है, जहां कोरोना बेहद तेज रफ्तार से अपने पैर पसारता जा रहा है। आलम यह है कि दिन दिनों यूपी में कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है और अस्पतालों में इलाज के लिए आपाधापी शुरू हो गई है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 27,426 केस आए हैं। राजधानी लखनऊ में 6,598 नए केस, वहीं प्रयागराज में 1,758,
वाराणसी में 2344 और कानपुर में 1403 मरीजों का पता चला है। ये हाल तब है जब कई लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि यूपी में कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट आने में ही कई दिन लग रहे हैं। बोले कोविड जांच कराइए, उसके बाद आकर के आपको मरीज को एडमिट करेंगे। कोविड जांच कराने में मेरे को 2-3 दिन लग गए। उसके बाद नंबर आया, जांच आया, नेगेटिव आई, फिर लेके गया मैं आज, तो वहाँ से इन्होंने सिविल में पहले भेजा, सिविल से अब यहाँ भेजा। कौन सा हॉस्पिटल है ये? मेडिकल कॉलेज। ये मेडिकल कॉलेज भेजा, अब यहाँ से ये लोग कहाँ भेज रहे हैं पता ही नहीं है। कई दिनों में कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट आना बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। हालांकि टेस्टिंग में जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा हो, वहीं जमीन पर टेस्टिंग को लेकर के भी अब मरीज भटकते नजर आ रहे हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, यूपी में हालात और खराब हो सकते हैं। यही कारण है कि मुख्य जिलों पर पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए अब सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती और बढ़ाई जाए। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। मुसीबत महज टेस्टिंग तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जब मरीजों को अस्पताल लाया जा रहा है तो वहां इलाज नहीं मिल पा रहा और गंभीर रूप से बीमार लोगों के सामने ऑक्सीजन का भी संकट है। तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी की बात को लेकर के कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के इंतजाम पूरे हैं। तमाम जो दूसरे और मेडिकल सुविधाओं की बात हो, चाहे शमशान घाट की बात हो, अस्पतालों की बात हो, हर जगह सख्ती की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि आंकड़े कम हो और कोशिश की जा रही है कि इस पर कंट्रोल हो। लेकिन अभी जमीनी हकीकत कुछ और है। न तो सिर्फ कोरोना के संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं और न ही सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। नतीजा ये कि हर दिन मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। ऐसे में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत रविवार को राज्य भर में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके लिए सभी दुकानें, बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। आज कोविड कंट्रोल को लेकर बनी टीम 11 के साथ बैठक के बाद रविवार को लॉकडाउन का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश के भीतर कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब से रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा, जिसको पूर्ण लॉकडाउन या साप्ताहिक बंदी नाम दिया गया है। दरअसल ये लॉकडाउन शनिवार शाम से शुरू होगा और सोमवार की सुबह तक जारी रहेगा। इस दौरान बेहद जरूरी और एसेंशियल चीजों के अलावा किसी भी काम के लिए बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ सैनिटाइजेशन का काम बाजारों में, सार्वजनिक जगहों पर और उन जगहों पर होगा जहां इन्फेक्शन की ज्यादा आशंका है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर राजधानी लखनऊ में केसेस बढ़ रहे हैं, वो बेहद डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। लॉकडाउन के अलावा दूसरा अहम फैसला मास्क को लेकर हुआ। सरकार ने सख्ती बरतते हुए तय किया है कि पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना लगेगा, लेकिन दूसरी बार भी पकड़े गए तो जुर्माने की रकम 10 गुनी यानी 10,000 का भारी जुर्माना लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया है कि मास्क लगाने के लिए सबको जरूरी किया जाए और यदि पब्लिक प्लेसेस में, यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई बिना मास्क के पाया जाता है तो उसके ऊपर पहली बार 1000 रुपए तथा दूसरी बार 10 गुना ज्यादा उस पर जुर्माना किया जाए। इनसे लोगों में मास्क लगाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सरकार की सख्ती के बीच असलियत यही है कि कोरोना वायरस की बढ़ती मार ने यूपी के लोगों को डरा दिया है और सरकार चिंता में है। अगर आने वाले दिनों में प्रदेश में कोरोना की रफ्तार इसी तरह बेकाबू रही तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में आज कोरोना के मामलों पर आप राजधानी दिल्ली के एक ऐसे ही बाजार से ये पूरा स्पेशल शो देख रहे हैं। हमने आपको राज्य दर राज्य क्या परिस्थितियां हैं वो सब बता दी हैं, लेकिन अब बात करते हैं कुंभ के घमासान की, जहां 14 अप्रैल को कुंभ के शाही स्नान के बाद हरिद्वार में कोरोना ने अपना पैर ऐसे पसारा कि 17 अप्रैल होते होते 2 अखाड़ों ने ऐलान कर दिया कुंभ के समापन का। लेकिन वहीं ऐसे भी अखाड़े हैं जो इस फैसले को चुनौती दे रहे हैं, जो इसके खिलाफ है। उनका कहना है कि ऐसा फैसला सिर्फ अखाड़ा परिषद ले सकता है, 2 अखाड़े एक साथ नहीं ले सकते। 24 घंटे में 50 से ज्यादा संतों में कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 153 श्रद्धालुओं में कोरोना का संक्रमण।
कोरोना से एक महामंडलेश्वर की मौत, कुंभ में तैनात पुलिस वालों को भी कोरोना ने बनाया शिकार। जब पूरी दुनिया में दहशत से दहलाने वाले कोरोना वायरस ने आस्था के महाकुंभ में एंट्री मारी तो हड़कंप मच गया। गंगा के किनारे इस महाआयोजन और यहाँ उमड़ रही भीड़ को लेकर सवाल तो काफी पहले से उठ रहे थे, लेकिन 14 अप्रैल को शाही स्नान के बाद जब कोरोना ने 50 से ज्यादा संतों को अपनी गिरफ्त में लिया तो सन्यासियों के एक तबके को बात समझ में आ गई कि आयोजन को यही पूर्ण विराम देना ठीक होगा। पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़े ने संयुक्त रूप से फैसला कर लिया कि 17 अप्रैल को उनकी छावनियां कुंभ से उठ जाएंगी। मैंने अपने जितने भी संत, हमारे अखाड़े के संत है, महंत है, भक्त है, मैंने सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया हुआ है कि आप तुरंत जो है हरिद्वार को खाली कीजिए, अपने अपने स्थानों की आप निकल जाइए। आपकी भी सुरक्षा इसी में, हमारी भी सुरक्षा इसी में है। इस 2021 महाकुंभ का जो काल है, उस काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। 17 के बाद कोई भी बड़ा कार्यक्रम हमारे शिविर में, हमारे अखाड़े में नहीं है। 2 अखाड़ों ने कुंभ खत्म करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उनका ये फैसला अखाड़ों के बीच कुरुक्षेत्र की नौबत पैदा कर गया। बैरागी, दिगंबर और निर्मोही अखाड़ों की ओर से कड़ा विरोध हो रहा है। ये सारे अखाड़े 27 अप्रैल को चौथे शाही स्नान उनके बाद से बैरागी संप्रदाय नहीं, पूरा विश्व के कोई आदमी सहमत नहीं है। न मेला अधिकारी सहमत है, न हम सहमत है, न तीनों हनी सहमत है। ये सामूहिक मेला है, देव मेला है। इस देव मेला के इनको समाप्त करने का अधिकार नहीं है। इतना जरूर मैं कहूँगा कि अभी विश्व में कोरोना काल चल रही है, बीमारी चल रही है, उसका लोग पालन करें। लेकिन यहाँ कोरोना अगर फैलाया तो सन्यासी अखाड़ों में से ही ज्यादा कोरोना फैलाया। हमारे बैरागी साधु संतों में कहीं कोई केस नहीं आया और गंगा माई से कृपा प्रार्थना करते हैं कि केस ना आवे। लेकिन ये लोग जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो ये अपने बयानों पे जो है बाज आवे। बात यहीं खत्म नहीं होती। कुंभ में कोरोना विस्फोट को लेकर भी संतों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बैरागी अखाड़े का आरोप है कि सन्यासी अखाड़े कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। जाहिर है श्रद्धा पर संग्राम और तेज होगा। जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और मेला खाली जैसा हो गया है, इस समय मेले में बहुत रिक्तता है, शून्यता जैसे दिखाई दे रही है। वो प्राय सन्यासियों के यहाँ तो है ही, पर गंगा घाट पर भी और पूरे मेला क्षेत्र में भी अब श्रद्धालुओं का गहरा अभाव दिखाई दे रहा है और श्रद्धालु आ भी नहीं रहे कहीं से कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण। तो अगर सन्यासी विशेषकर निरंजनी ने ऐसा विचार किया है तो ये उनका विचार कदाचित अनुचित नहीं है। ऐसा है कि कुंभ तो ज्योतिष का एक योग है, इसको समेटने की शक्ति किसी व्यक्ति या संस्था में नहीं है। कुंभ का पर्व ज्योतिषीय गणना से आता है। जब मेष राशि में सूर्य होते हैं, कुंभ राशि में बृहस्पति होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ होता है। तो कुंभ तो अपने समय से आया है और अपने समय से ही जाएगा। समेटना ना समेटना ये हमारे वश में है नहीं। हम तो पुण्यकाल का लाभ ले सकते हैं, तो वो हम ले रहे हैं और हम किसी को वंचित करने के पक्ष में नहीं। जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना के कारण अगर आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से हट जाना चाहिए तो हमको वो जगह बताई जाए जहाँ पर कोरोना ना हो। कुंभ पर अखाड़ों का ये संग्राम उत्तराखंड सरकार की मुसीबत बढ़ा सकता है। वैसे अभी गुरुवार को ही उत्तराखंड सरकार की ओर से फैसला किया गया था कि कुंभ अपने तय वक्त पर ही समाप्त होगा, लेकिन हरिद्वार समेत उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना मामले चिंता का सबब बन रहे हैं। हर स्नान पर्व के बाद हम लोग एक कैंप चला रहे हैं। उस कैंप में जितने भी हमारे पुलिसकर्मी जो कि भीड़ के बीच में घुसकर काम किया है, उन सबका टेस्टिंग होगा और उस टेस्टिंग में अगर कोई अनलकी ऐसे पॉजिटिव आ गए तो उनके लिए हम पूरा ख्याल रखेंगे। उसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनके लिए अलग से काफ़ी अच्छी व्यवस्था CCC के रूप में कोविड केयर सेल रखी हुई है और हरिद्वार में व्यवस्था भी काफी अच्छी कुंभ के दृष्टिगत है। बिगड़ते हालातों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सवाल सूबे के मुख्यमंत्री के उस बयान पर भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे तो कोरोना नहीं होगा। यहाँ ओपन है और गंगा के पास है, मां गंगा का अपना धारा का पूरी तरह बहाव आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना नहीं
चाहिए उससे तुलना अगर कोई विषय होता है ना। बयान पर सन्यासियों के फैसले ने ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया। अगर वाकई गंगा में डुबकी लगाने से कोरोना का खौफ नहीं हो तो फिर वक्त से पहले कुंभ समाप्ति का ऐलान क्यों? पेच आस्था और हकीकत के बीच फंसा है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन हकीकत ये है कि कोरोना को ना तो साधु संतों और सन्यासियों की पहचान है, ना ही गंगा जल की। हरिद्वार से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ संजय शर्मा, आज तक। हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते मामलों ने उन सवालों को और भी बल दे दिया है, क्योंकि कुंभ के आयोजन पर तो पहले से ही सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या कोरोना के इस वक्त पर इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इकट्ठा होना सही रहेगा। लेकिन हरिद्वार में जब से ये कोरोना विस्फोट हुआ है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताते हैं, पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा साधुओं को ये हो गया है, और इसीलिए आज ये सवाल कि क्या कुंभ का आयोजन और इस तरह से कोरोना के फैसले को फैलते हुए रफ्तार को यहाँ पर रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत नहीं है। कुंभ की नगरी में कोरोना के कोहराम को समझने के लिए सबसे पहले इसे देखिए। 11 अप्रैल को हरिद्वार में कोरोना के 386 मामले सामने आए। वहीं 12 अप्रैल को 408 केस सामने आए। 13 अप्रैल को 594 मामले सामने आए। 14 अप्रैल को 525 मामले सामने आए और वहीं 15 अप्रैल को ये आंकड़ा 613 पर पहुंच गया। हरिद्वार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में जानलेवा वायरस 1700 लोगों को संक्रमित किया है। इसमें कहीं न कहीं कुंभ के लिए उमड़ी भीड़ का भी योगदान है। आप हरिद्वार में हर की पौड़ी पर नजरें घुमाइए। यहाँ पहुँच रहे श्रद्धालुओं में आपको लापरवाही की लहर नजर आएगी। कुंभ में कोरोना का कोहराम ऐसा कि साधु संत लगातार बीमार हो रहे हैं। 5 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक 68 साधुओं को कोरोना ने अपना निशाना बनाया। पिछले 24 घंटों में 50 साधुओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना के संक्रमण से 65 साल के महामंडलेश्वर कपिल देवदास को अपनी जान गंवानी पड़ी। कपिल देवदास 65 साल के थे और लोग उन्हें खरगोश वाले बाबा के नाम से। पूरे देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना का दानव 2.25 लाख के आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ रहा है। और इधर हर की पैड़ी पर लोगों की भीड़ तो कम है, लेकिन लोगों के बीच लापरवाही ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिन लोगों ने स्नान कर भी लिया है या स्नान कर रहे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। और जो लोग वहां अस्थि विसर्जन में लगे हैं, वो जिस काम से आए हैं वैसा ही एक और न्योता लेके जाना चाहते हैं क्या? उन लोगों ने भी मास्क नहीं लगा रखे हैं। स्नान तक तो ठीक है कि मास्क नहीं लगाया, लेकिन स्नान के बाद भी लोग मास्क लगाने को लेकर जागरूक नहीं है। सामाजिक दूरी को लेकर भी लोगों में उतना जागरूकता उतनी नहीं है। हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। मेला इलाके में रैंडम टेस्टिंग बढ़ा दी गई है और श्रद्धालुओं से एहतियात बरतने की अपील। पुलिस प्रशासन की तमाम अपीलों के बावजूद तमाम एहतियातों और सावधानियों को लोगों ने आस्था के समंदर में डुबो दिया है। अब मेला प्रशासन करे भी तो क्या करे। बहुत अच्छी इलाबोरेट एसओपी बनी है, उसको स्वयं से लोग पालन करें। कोविड अनुरूप जो आचरण है वो देखने को मिले तो अच्छा रहेगा। सेकेंडली, आप ये भी जानते हैं कि अल्टीमेटली जो मेन आयोजन है वो ओपन एयर है, खुले में हो रहा है। हमारे जो घाट हैं, यद्यपि आप लोग केवल की पैड़ी दिखाते हैं या एक ही जगह पे फोकस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि स्नान केवल वहीं हो रहा है। लगभग 18-20 किलोमीटर के घाट हैं, वहां पर भी स्नान हो रहा है जहां पे पर्याप्त स्पेस अवेलेबल है। तो इस बात का भी मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कुंभ में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को भी कोरोना अपना निशाना बनाने लगा है। यही वजह है कि महकमे ने आधे पुलिस कर्मियों को वापस बुला लिया है। जो कुंभ है उसका प्रमुख अंश खत्म हो चुका है। अभी एक शाही स्नान इन्होंने डिक्लेयर जरूर किया हुआ है 27 अप्रैल को, किंतु उसमें सभी अखाड़े नहीं नहाते हैं। तो और वैसे भी हरिद्वार की जो इतिहास है हरिद्वार का, उसके अनुसार भी वो बड़ा दिन नहीं है। चैत्र पूर्णिमा जो सबसे बड़े यही थे, महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या और मेष संक्रांति, वैसाखी ओब्लिक मेष संक्रांति। तो ये हमारे सब संपन्न हो गए। इसलिए हमने पहले से ही जो आदेश किए हुए थे पूर्व योजना के अनुरूप ही लगभग आधा फोर्स जो हमने वापस कर लिया है। उत्तराखंड में कोरोना के हालात और उसमें कुंभ के योगदान को समझने के लिए हरिद्वार के साथ साथ पूरे सूबे के आंकड़ों पर भी नजर डालना जरूरी है। 14 फरवरी से 28 फरवरी तक उत्तराखंड में महज 172 लोग संक्रमित पाए गए थे, जबकि 1 से 15 अप्रैल के बीच 15,000
333 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। 14 फरवरी से 14 अप्रैल के बीच का ग्रोथ रेट निकालें तो ये 8,814% आता है। हरिद्वार के साथ साथ उत्तराखंड के दूसरे जिलों में भी कोरोना के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। लेकिन ये हैरानी की बात है कि कुंभ पर फुल स्टॉप को लेकर साधु संतों में अब भी एक राय नहीं बन रही। देहरादून से दिलीप राठौर के साथ मुदित अग्रवाल और संजय शर्मा, हरिद्वार, आज तक। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हमेशा ही मरकज, निजामुद्दीन मरकज को याद किया जाएगा, क्योंकि एक वक्त पर वहां पर कई लोगों के रहने की वजह से जो कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका थी, उसको लेकर पिछले 1 साल से ये मरकज बंद था। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले की वजह से 50 लोगों को 5 वक्त का नमाज पढ़ने की यहाँ पर इजाजत मिल गई है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। पिछले साल निजामुद्दीन के मरकज में कोरोना बम फूटा था। सैकड़ों जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मरकज को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर यह नमाज अदा की जा सकेगी। हाँ, शर्तों का ख्याल रखना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने रमजान के दौरान 50 लोगों को निजामुद्दीन मरकज में नमाज की इजाजत दी है। नमाज निजामुद्दीन मरकज मस्जिद की सिर्फ पहली मंजिल पर अदा की जा सकेगी। नमाज के लिए आने वाले लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने निजामुद्दीन मरकज को फिर से खोलने की अपील करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि अगर नमाज की इजाजत दी जाती है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए। बहरहाल मरकज वाले मामले को लेकर तब भी खूब सियासत हुई थी और अब भी खूब हो रही है। सीमित संख्या में देना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है, इसको पूरे देश में फॉलो करना चाहिए। लेकिन कोई इंसिस्ट करेगा कि नहीं साहब, आप माने मस्जिद में आप नहीं रोक सकते हैं, उस तरह की जिद भी वो सही नहीं कही जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत होना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए कि 50 से ज्यादा लोग ना हों। लोग मरकज का हवाला देकर कुंभ पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि मरकज की कुंभ से तुलना ठीक नहीं। मरकज एक केवल हॉल के अंदर था। वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूँ। और वो एरिया बिल्कुल फिक्स था, न उधर घूमने की जगह नहीं, इधर पलटने की जगह। वहाँ पूरी तरह सोने के लिए भी एक ही हॉल में वो सब सोए पड़े हुए थे और एक से एक चिपका हुआ था। रजाई भी न जाने कितनों ने एक रजाई के अंदर घुसे पड़े थे। हमारे यहाँ एक कुंभ है, यहाँ लगभग 16 घाट हैं और कुंभ केवल हरिद्वार शहर में नहीं, तो आपका कुंभ ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक भी कुंभ क्षेत्र घोषित है। 1 साल पहले कोरोना की वजह से मरकज सुर्खियों में था और आज कुंभ सुर्खियों में है, लेकिन बात वही आस्था की है। बहरहाल करीब 1 साल बाद अब एक बार फिर निजामुद्दीन मरकज में नमाज अदा की जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले का तबलीगी जमात ने स्वागत किया है। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के बढ़ते मामले और उस तेज रफ्तार व्यवस्था जो लाचार होती हुई दिख रही है, अस्पतालों का सिस्टम चरमराता हुआ दिख रहा है, उसी पर आप राजधानी दिल्ली से स्पेशल रिपोर्ट में देख रहे थे। ये स्पेशल एपिसोड, मास्क पहनिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाकर रखिए, यही सबसे बड़ा इलाज है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरें आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।